हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा रैपिड फायर राउंड और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फ्रेंड्स, हमने हमारे पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं ना, सब हमने एकदम इन डिटेल सीखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर उसका एप्लीकेशन हम करेंगे। जितने भी पीआई के क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हैं, जेईई एडवांस में आए हैं, सब कुछ आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में सीखा है, सब कुछ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला लेक्चर जरूर से देख लें इस लेक्चर को देखने से पहले। नहीं तो कॉन्सेप्ट जो समझाऊंगा आपको समझ तो मतलब कि आ जाएगा वैसे थोड़ा बहुत, लेकिन फील नहीं आएगा कॉन्सेप्ट का आपको। तो पिछला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आपको इस लेक्चर को अटेंड करो, तभी इसका वैल्यू रहेगा। नहीं तो आप 2 दिन बाद इसको भूल जाओगे। पिछला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और दूसरी बात, जो क्वेश्चन आएगा उसको पहले आपको पॉज करना है, उसके बाद ही मतलब रिज्यूम करके उसका सॉल्यूशन देखना है। पहले पॉज करके ट्राई करो। जब नहीं आए तब उसका रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखो। नहीं तो डायरेक्टली क्वेश्चन दिखा, आपने सॉल्यूशन कर लिया तो उसका कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप देखते लोगे सॉल्यूशन, आपको आज याद रहेगा, लेकिन आपने खुद से अगर ट्राई किया होगा तो आपको जो है उसको 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद भी याद रहेगा। एग्जाम के अंदर उसको आपको क्लिक करेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करना है। ओके, और दूसरी बात, ये सारे क्वेश्चन का जो मैंने पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आपको चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पीडीएफ डाउनलोड करके पहले भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसके अंदर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस आएगा, उसको पॉज करके ट्राई करो। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 इज 8 days। गिवन अ सैंपल ऑफ आयोडीन 131 एट टाइम t = 0, वी कैन अज्यूम दैट। क्या बोला पता है? क्वेश्चन के अंदर हाफ लाइफ दिया है, तो उसके ऊपर से हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? तो आपने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा, उसके अंदर मैं बताया था कि हाफ लाइफ क्या होता है कि जब न्यूक्लियस n से लेके n02 हो जाए, सिर्फ आधा ही बचा हो। ठीक है, आधा ही बचा हो, उसमें से हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकाला था, t½ = ln2/λ, हमारा ये फॉर्मूला था। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? देखो, पहला ऑप्शन दिया है नो न्यूक्लियस विल डिके आफ्टर t = 4 days। तो पहला ऑप्शन तो एकदम इलॉजिकल है। इसका हाफ लाइफ देखो, हाफ लाइफ कितना दिया है इसका? t½ दिया है हमको, 8 days दिया है। ठीक है, तो न्यूक्लियस तो डिके इन्फिनाइट टाइम तक करता है, तो पहला ऑप्शन वैसे भी गलत है। दूसरा ऑप्शन नो न्यूक्लियस विल डिके आफ्टर t = 8 days, वो भी गलत है। हाफ लाइफ के बाद n02 है, उसके बाद भी तो डिके करेगा वो। हमने एक ग्राफ देखा था, अगर आपको याद हो तो, इस तरह से। तो ये अपना कहीं हाफ लाइफ आता था जहाँ पे n02 हो जाता है। ठीक है, इनिशियली अगर n0 था, बाद में n02, ये अपना t हाफ लाइफ है। उसके बाद भी डीके प्रोसेस तो चालू ही है, तो अपना जो है बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन ऑल द न्यूक्लिया विल डिके आफ्टर t = 16 days। ठीक है, सी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि t = 16 days बाद क्या होगा? जो n02 है, देखो एक हाफ लाइफ में क्या हुआ, एक हाफ लाइफ में n से n02 बना, इसमें कितना दिन लगा? 8 दिन। फिर दूसरे हाफ लाइफ में क्या होगा? n02 से n04 बनेगा। ठीक है, ये 8 days लगेगा, इसको भी 8 days लगेगा। टोटल 16 days बाद ये n से लेके n04 हो गया, लेकिन उसके बाद भी तो डीके प्रोसेस चालू रहेगा, 0 थोड़ी हो गया। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना आप कि n से लेके n02 हुआ, फिर n02 का आधा 0, ऐसा तो नहीं समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं होता। ठीक है, n से n02 इसका आधा, n04 इसका आधा, n08, ऐसा इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है ना, और डी ऑप्शन है अपना। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? डीके प्रोसेस तो इन्फिनाइट टाइम तक चलता है, तो t = 8 days 16 days आपको सिर्फ कंफ्यूज किया था। 1998 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो, क्वेश्चन दिया है द डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज लैम्बडा, द हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ आर। अब तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर्मूला ही पूछ लिया हाफ लाइफ और मीन लाइफ का। तो हमने मीन लाइफ का फॉर्मूला निकाला था, जो कि आया था 1/λ, और t½ का फॉर्मूला आया था 0.693/λ। ठीक है, इस तरह से हमने निकाला था। और हमने क्या बोला था, ग्राफ में देखा जाए अगर इस तरह से, तो हाफ लाइफ क्या होता है? जब हमारा n से लेके n02 हो जाए, n से लेके n02 हो गया ना, तो हमारा होता है t½ और जब n02 मतलब कितना होता है? या तो इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा, देखो ध्यान से, n से लेके अगर n02 हुआ,
एन नॉट बाई टू मतलब 0.5 एन नॉट, ठीक है, एन नॉट बाई टू। ये कितना होता है टी हाफ टाइम में, आधे हाफ लाइफ में। लेकिन जो मीन लाइफ होता है वो क्या था, मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है कि जब 0.37 टाइम्स ऑफ एन नॉट हो जाए, इसकी टी मीन आता है। तो फॉर्मूले से भी देख सकते हो, ये 1 डिवाइड बाई लैम्बडा है और ये 0.693 डिवाइड बाई लैम्बडा है। मतलब क्या है कि टी मीन जो है डेफिनेटली टी हाफ से बड़ा है, टी मीन डेफिनेटली टी हाफ से बड़ा होता है। आप ग्राफ के अंदर भी देख सकते हो कि मीन लाइफ ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि एन से लेके 0.37 एन नॉट हो रहा है उतना टाइम टी मीन है। एवरेज कितना लाइफ न्यूक्लियस जी रहा है वो हमारा टी मीन होता है, और एन से लेके 0.5 एन नॉट हो रहा है वो हमारा टी हाफ लाइफ है। क्लियर है, ऐसे होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मीन लाइफ और हाफ लाइफ पूछा, सिंपल है, तो फॉर्मूला बेस्ड है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ना, हाफ लाइफ। अच्छा, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है, ये ln2 बाई लैम्बडा लिख सकते हैं इसको, ln2 बाई लैम्बडा, ये अपना टी हाफ है, तो ln2 बाई लैम्बडा और 1 बाई लैम्बडा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली पूछा है ना। तो पहले हाफ लाइफ बताना है फिर मीन लाइफ, तो ln2 बाई लैम्बडा और 1 बाई लैम्बडा अपना करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट पहले हम मेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इजी क्वेश्चन, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाफ पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक्स। अब दो एलिमेंट के नाम दिए हैं यहाँ पर, पहला पॉज करके ट्राई कर लो, सारे इजी क्वेश्चंस हैं। एंड मीन लाइफ ऑफ अदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज वाई, ठीक है। क्या बोल रहे हैं पता है, एक एलिमेंट एक्स है, इसका जो टी हाफ है, एक एलिमेंट वाई है, इसका जो टी मीन है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। ये तो बोला है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एलिमेंट एक्स इज सेम एज द मीन ऑफ इनिशियली बोथ ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, देन। अब हम क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर से, इसके ऊपर से हम क्या कहानी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, एक एलिमेंट एक्स है, मान लो ये एलिमेंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, किसका, एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मान लो इस तरह से ग्राफ बना है, ठीक है, इसका इस तरह से ग्राफ बना, इसका ये आ रहा है अपना टी हाफ जिसमें 0.5 एन नॉट हुआ, और ये आ रहा अपना टी मीन जिसमें 0.37 एन नॉट हुआ, ठीक है, एन नॉट से। ये एक्स का ग्राफ है, और ये वाई का ग्राफ देखो ध्यान से, ये वाई का ग्राफ बनेगा, रैंडमली से बना रहा हूँ ग्राफ। इसका मान लो ये अपना टी हाफ वाई का है, और इसका मान लो ये अपना टी मीन है, ठीक है। ये क्या है, वाई का ग्राफ है। बोला क्या है पता है, इसका जो हाफ लाइफ है, मतलब जितने टाइम में ये एन नॉट से लेके 0.5 एन नॉट हो रहा है, उतने टाइम में ये जो वाई वाला है वो एन नॉट से लेके 0.37 टाइम्स एन नॉट हो जा रहा है ना, क्योंकि एक्स का हाफ लाइफ के इक्वल टी मीन है ना, किसका, वाई का। मतलब जितने टाइम में एन नॉट से लेके 0.5 एन नॉट हो रहा है, मतलब एन नॉट से लेके 0.5 एन नॉट हो रहा है, उतने टाइम में ये कितना हो जा रहा है, एन नॉट से लेके 0.37 एन नॉट हो रहा है, ठीक है। इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं ना कि वाई जो है जल्दी जल्दी डिके कर रहा है, जल्दी डिके कर रहा है ना। मान लो 5 सेकंड के अंदर ये आधा हो गया, तो ये 5 सेकंड के अंदर आधे का भी कम हो गया और कम हो गया, जिसका रेट ऑफ डिके जो फास्ट है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी डिके कर रहा है ये, तभी तो और कम हो गया उतने टाइम में। अगर दोनों का डिके सेम होता, मतलब दोनों का रेट ऑफ डिके सेम होता, ये भी 0.5 एन नॉट हुआ होता। लेकिन क्या बोला है, मीन लाइफ, मीन लाइफ क्या होता है मैंने पता है, 1 बाई लैम्बडा होता है, ठीक है। तो उतने में 0.37 टाइम्स ऑफ एन नॉट हो गया। नहीं तो फॉर्मूले से भी देख सकते हो ना, फॉर्मूला क्या होता है टी हाफ का, देखो ध्यान से देखो, हमको ये पता है कि टी मीन जो होता है वो टी हाफ से बड़ा होता है हमेशा। अगर हम एक ही एलिमेंट का कंपेयर करें तो टी मीन हमेशा टी हाफ से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि टी हाफ इक्वल टू टी मीन है, इसका टी हाफ इक्वल टू इसका टी मीन है। जितने टाइम में हाफ लाइफ कवर किया उतने टाइम में तो इसने मीन लाइफ कवर कर लिया, समझ रहे हो। मतलब इसका रेट ऑफ डिके, वाई का रेट ऑफ डिके फास्ट है, ठीक है। वाई का जो रेट ऑफ डिके ऑफ वाई, ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, रेट ऑफ वाई विल डिके एट फास्टर रेट देन एक्स, अपना सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। रेट ऑफ डिके ऑफ वाई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिके ऑफ एक्स, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि मीन लाइफ जो है हाफ लाइफ से ज़्यादा होता है। तो अगर हाफ लाइफ मीन लाइफ बराबर है मतलब वाई जो है जल्दी डिके कर रहा है। क्लियर है, समझ तो पड़ा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, एवरेज लाइफ, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, सब यूज होगा आज के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेडियोएक्टिव मटेरियल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर टी इज 9/16, द फ्रैक्शन दैट वाज रिमेनिंग आफ्टर t/2,
अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, हमको फॉर्मूला पता है ना, n इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, क्या बोला, एक टाइम टी के बाद जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है, n बाई एन नॉट। ठीक है, n बाई एन नॉट होता है फ्रैक्शन, इक्वल टू होता है ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, ये होता है ना फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कितना बचा है, 9/16, ये बचा रहेगा 9 बाई रिमेनिंग बचा है ना। ध्यान रखना, देखो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसके अंदर ये n क्या बताता है, कितने बचे हुए हैं। ठीक है, कितने डिके कर गए वो नहीं बताता, ये कितने बचे हैं वो बताता है, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो 10 न्यूक्लियाई हैं, 4 डिके कर गए, तो बचे कितने रह गए, 6। तो ये n जो है वो 6 है, 4 नहीं है। जो डिके कर गए वो नहीं बता रहा है, डिके करने के बाद कितने बचे हैं, नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई वो बताता है। ठीक है, तो वही तो क्वेश्चन में बोला है, रेडियो एक्टिव मटेरियल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग, तो रिमेनिंग n अपॉन n नॉट। अगर सोचो ये बोला होता डिके, नंबर ऑफ एक्टिव रिमेन डिके हो जाता तो 1 माइनस n बाई एन नॉट करते। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे 10 है, मान लो उसमें से 4 डिके कर गए, 6 बचा। तो अगर मैं पूछूं कि रिमेनिंग का कितना बचा है, तब बोलोगे 6/10 इसका फ्रैक्शन है रिमेनिंग का। मैं बोलूँ डिके वाला फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे 4/10। ये 4/10 कैसे आया, 1 माइनस 6/10 से आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 माइनस, या ऐसे लिख दो 1 माइनस n बाई एन नॉट से आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना क्या पूछा है, इसके अंदर रिमेनिंग बोला था, हमने रिमेनिंग का रेशियो लिया है। ठीक है, इक्वल टू क्या आ रहा है, ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू टी। तो टी टाइम में इतना बचा होगा। अब क्या बोल रहे हैं कि t/2 टाइम में कितना बचा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं t/2 टाइम में x बचा होगा। ठीक है, x फ्रैक्शन है, x एक फ्रैक्शन है, मैं मान ला x बचा है, इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू t/2, है ना, यही तो होगा। दोनों तरफ लॉग ले लो, हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ln ऑफ 9/16 इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्बडा इंटू टी, और यहाँ पे हो जाएगा ln ऑफ x हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, आफ्टर टी टाइम फ्रैक्शन ऑफ x इज रिमेनिंग, हम ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे माइनस लैम्बडा इंटू t/2 हो जाएगा, लैम्बडा टी कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। तो ln 9/16 इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ln इस तरफ हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ln x, यही तो आ रहा है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, और ln मल्टीप्लाई हो गया। तो ln 9/16 इज इक्वल टू ln x और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर का टर्म हम कंपेयर कर सकते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 9/16, तो अपना जो फ्रैक्शन x है वो आ जाएगा 3/4। ये 3/4 रिमेनिंग बचेगा t/2 टाइम में। ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात, ओके, आई होप सो समझ पड़ा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बस ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो रिमेनिंग वाला है। ठीक है, कितने डिके करके उसका फॉर्मूला नहीं, कितने बचे हुए हैं उसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिकेज बाय 2 डिफरेंट प्रोसेस, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट प्रोसेस इज 10 सेकेंड एंड दैट ऑफ सेकेंड इज 100 सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन जो है ना साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का है। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन किया था कि एक न्यूक्लियस हो अगर वो 2 प्रोसेस से डिके हो रहा है। ठीक है, मान लो एक प्रोसेस है जिसका डिके कांस्टेंट λ1 है, एक प्रोसेस जिसका डिके कांस्टेंट λ2 है। λ1 λ2 क्या बताते हैं, कितने रफ्तार से डिके हो रहा है। ठीक है, उसका रेट बताते हैं। ठीक है, स्पीड। तो एक एलिमेंट x है, वो 2 प्रोसेस से डिके कर रहा है, एक λ1 से एक λ2 से। तो हमने बताया था कि मान लो इसके अंदर n न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे इनिशियली, तो फॉर्मूला क्या आता था, dn/dt का कितने डिके करेंगे, वो आता था λ1 इंटू n प्लस λ2 इंटू n, हमने ये देखा था। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। मतलब यहाँ पे अगर लैम्बडा इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखा जाए तो आता था λ1 प्लस λ2, इसमें से n कॉमन निकाल दो, लैम्बडा इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, λ1 प्लस λ2। ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट में से 2 जा रहा है, तो एक λ1 प्रोसेस से एक λ2 प्रोसेस से। ये साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का वो वाला है। आप देख लो, अगर आपको नहीं समझ पड़ा हो तो आप पिछला लेक्चर जाके इसमें से ये टॉपिक देख सकते हो, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो लैम्बडा इक्विवेलेंट क्या चाहता है, λ1 प्लस λ2। अब पूछा गया इसके अंदर कि हाफ लाइफ, पहले प्रोसेस का जो हाफ लाइफ है ना, मतलब टी हाफ जो पहले प्रोसेस का है वो हमको दिया 10 सेकेंड, और दूसरे प्रोसेस का टी हाफ हमको दिया है 100 सेकेंड। अब यहाँ पर लैम्बडा की हमको इक्विवेलेंट पता चल गया। पूछा क्या है कि द इफेक्टिव हाफ लाइफ, मतलब हमको टी हाफ का इफेक्टिव पूछा है। तो क्या देगा, देखो ध्यान से, हमको ये बात पता है कि जो टी हाफ होता है ना वो ln2/λ होता है। क्या होता है, ln2/λ। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्बडा हो जाएगा ln2/t हाफ, तो यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ln2/t हाफ का इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा ln2/t
T1 प्लस ln 2 बाई टी हाफ, मतलब सेकेंड प्रोसेस का, ठीक है, T1 और T2। मान लो T1 T2 इसका, ये मान लो T1 है और मान लो T2 है, तो T1 T2 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ln 2 कैंसिल, तो यहाँ से 1/t इक्वलेंट क्या आ जाएगा, 1/T1 प्लस 1/T2। इसको सॉल्व करके फर्दर हम इस तरह लिख सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है, लेकिन आप इस तरह लिख सकते हो इसको, T इक्वलेंट हो जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। T1 T2 वैल्यू दी है, बस अब पुट कर दो, 10 × 100 अपॉन 10 प्लस 100 हो जाएगा 110, तो 0 से 0 कैंसिल, 100 डिवाइड बाई 11, तो 9.01 ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अपना आंसर क्या हो जाएगा, 9 सेकंड, ठीक है। मतलब इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन किसका है, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर कि एक ही न्यूक्लियस दो अलग अलग प्रोसेस से डिके कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो होता है साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। एक और हमने देखा था सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, उसके अंदर क्या होता है कि ए बनता है बी और फिर बी से बनता है सी, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, वो वाला प्रोसेस भी हमने देखा था, ठीक है। 2 तरीके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ओके। इसका हाफ लाइफ का इक्विवेलेंट आ गया 9.0, मतलब 9 सेकंड आ गया अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। चलो रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ पड़ा तो एक बार वापस देख लो, समझ पड़ जाएगा। आगे करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, एक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया। हमने एक्टिविटी भी सीखा था। एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी होता है रेट ऑफ डिके, मतलब होता है dN/dt, dN/dt, ये होता है हमारा एक्टिविटी, ठीक है। हमारा n का फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू होता है n0 × e⁻ तो उससे अगर हमको एक्टिविटी निकालना हो, एक्टिविटी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से अगर a इक्वल टू लिखूँ तो यहाँ पे अगर हमको पता है dN/dt, n क्या होता है n0 × e⁻, ठीक है। तो dN/dt क्या हो जाएगा, यहाँ से dN/dt हो जाएगा, देखो ध्यान से, d ऑफ n0 × e⁻t अपॉन dt, ठीक है। इसका हमने डायरेक्टली फॉर्मूला निकाला था, लेकिन तो भी एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ निकाल के। तो n0 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻t, तो माइनस लैम्बडा बाहर आ जाएगा, e⁻t हमारा एक्टिविटी है। एक्टिविटी होता है माइनस dN/dt, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे माइनस n0 लैम्बडा बचता है, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है एक्टिविटी का, n0 लैम्बडा इंटू e⁻t, ठीक है। ये बताता है कितना रेट ऑफ डिके, ठीक है, एक्टिविटी बता रहा है, समझ रहे हो ना। n0 लैम्बडा इंटू e⁻t, या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग कि लैम्बडा इंटू n0 इंटू e⁻t, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a इक्वल टू लैम्बडा n, है ना, क्योंकि n की वैल्यू तो है ये n0 इंटू e⁻t, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक्टिविटी होता है। ये थोड़ा बहुत रिवाइज करा दिया आपको, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दूँ, अब क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक्टिविटीज ऑफ 3 सब्सटेंस A, B and C आर रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व्स A and B, देन द हाफ लाइफ आर इन द रेशियो, ठीक है। क्या पूछा, देखो ध्यान से, हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, 3 एलिमेंट का दिया है, ये 2 है, ये 5 है, और यहाँ पे 10 दिया है, और बीच में 4 और 6 से जा रहा है 2, एक 5 की तरफ और एक 10 की तरफ, ठीक है। ये हमारा A है एलिमेंट, ये B और ये C एलिमेंट, ठीक है। ग्राफ किसका, LNR का ग्राफ है, ध्यान देना, ग्राफ LNR का है, और यहाँ पे टाइम दिया है ईयर्स में, ठीक है, T इन ईयर्स, ये हमारा ग्राफ दिया है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर कि T हाफ का रेशियो बताओ, और एक्टिविटी का हमको दिया है रेडियो एक्टिव सैंपल एक्टिविटी, ठीक है, मतलब जो R है ना अपना एक्टिविटी है, ठीक है, R क्या है अपना एक्टिविटी, मतलब कि ABC है, मतलब इस तरह लिख सकता हूँ मैं कि LNR, हमारे पास पता है एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इंटू n, हमारे पास ये फॉर्मूला है कि नहीं। या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्टिविटी इक्वल टू लैम्बडा इंटू n0 इंटू e⁻t, हमने डिफ्रेंशिएशन करके ये फॉर्मूला निकाला है। अब यहाँ पे LNR का ग्राफ दिया है और यहाँ पे टाइम दिया है, ठीक है, टाइम इन ईयर्स दिया है, और पूछा क्या है, T हाफ का रेशियो बताना है हमको, T हाफ, ठीक है, क्या बताना है हमको, T हाफ। यहाँ पे LNR का ग्राफ दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हमको पता है, क्या पता है कि A इक्वल टू होता है लैम्बडा इंटू, बोलो लैम्बडा इंटू n0 इंटू e⁻t। ये लैम्बडा n0 है ना, इसको मैं a0 लिख देता हूँ, बिकॉज दोनों कांस्टेंट टर्म हैं, इसको लिख देता हूँ a0 इंटू e⁻t, ठीक है। तो अब क्या, दोनों तरफ मैं अगर लॉग लेता हूँ, देखो ये तो अपना वैसे भी कांस्टेंट टर्म है, तो अभी इसको कांस्टेंट रखता हूँ, दोनों तरफ लॉग लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ln a, ये तो r लिखो ना, क्वेश्चन के अंदर r दिया तो r ही लिख लो, कोई बात नहीं, r ले लो, बस इसको r0 ले लो,
यहाँ पे आर ले लो, तो एल एन आर इक्वल टू आ जाएगा माइनस लैम्बडा टी, है कि नहीं। दोनों तरफ मैंने ई रेस टू इसको लॉग ले लिया इस तरफ, तो एल एन आर आ गया माइनस लैम्बडा टी। अब बोला क्या क्वेश्चन के अंदर कि टी हाफ का रेशियो बताओ। अब हमको ये पता है कि जो टी हाफ होता है वो होता है एल एन टू बाई लैम्बडा, मतलब यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं एल एन टू बाई टी हाफ, है कि नहीं। लैम्बडा वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो अपना टी हाफ मिल जाएगा ना। तो एल एन आर आ रहा है माइनस लैम्बडा आ जाएगा एल एन टू बाई टी हाफ। देखो ये कांस्टेंट मैंने क्यों नहीं लिखा पता है, रेशियो वैसे भी कैंसिल हो ही जाएगा वो, इनटू टी टाइम दिया है हमको, ठीक है। अब देखो हमारे पास एल एन आर भी है यहाँ पे वैल्यू और टाइम की वैल्यू भी है, हमको टी हाफ का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे टी हाफ का इक्वेशन बना लेता हूँ मैं एक, जो कि हो रहा है एल एन टू इंटू टी अपॉन एल एन आर। यार एल एन टू तो वैसे भी कांस्टेंट है, रेशियो में कैंसिल हो जाएगा। तो बस अब तीनों एलिमेंट का अलग अलग देख लो। ए एलिमेंट का क्या होगा, ए एलिमेंट का टी हाफ कितना आ रहा है एल एन टू इंटू टी, ए एलिमेंट ये रहा, टाइम है 10 ईयर्स, ठीक है। तो एल एन टू इंटू 10 अपॉन एल एन आर की वैल्यू कितनी है 6, तो ए की है। बी की बात कर लें तो टी हाफ क्या आ रहा है, टाइम कितना है बी के लिए 5 और एल एन आर की वैल्यू है 6, तो 5/6, ठीक है। और सी के लिए देख लें अगर, तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ रही है एल एन टू इंटू टाइम दिया है 5 और आर की वैल्यू 2, मतलब 5/2 हो जाएगा। बस तीनों का रेशियो ले लो अगर, तो ए टू बी टू सी करूँ अगर, ये समझ पड़ा ना मैंने कैसे किया, ठीक है ना। हमको एल एन आर और टी टर्म कैसे भी करके लाना था, तो मैंने उस तरह से सेटिंग करके ही हम लेके आए, ठीक है। चलो तो अब ए टू बी टू सी करूँ अगर, ए टू बी टू सी, तो क्या आ रहा है देखो एल एन टू तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10/6, यहाँ पे आ जाएगा 5/6, यहाँ पे आ जाएगा 5/2, ये टी हाफ का रेशियो है, ठीक है, टी हाफ की वैल्यू है। तो हमको रेशियो सेट करना है, क्या करेंगे पता है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम करते हैं हम। तो यहाँ पे 10/6 है, यहाँ पे 5/6 है, इसको मैं क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, जिससे क्या है डिनोमिनेटर सेट हो जाए। तो 15/6 ऐसे तो रेशियो सेट करते हैं हम। तो अब नीचे का डिनोमिनेटर सेम, मतलब रेशियो क्या आ गया 10:5:15, 5 कॉमन निकाल लोगे तो हो जाएगा 2:1:3 हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, ये 10/6 है, ये 5/6 है, ये 15/6 है, तो ओवरऑल रेशियो क्या आ गया 2:1:3, ठीक है। ये हमारा रेशियो आ गया इस तरह से, ओके, ठीक है ना। 5 2 10, 5 1 5 एंड 5 3 15, 2:1:3, मतलब कि अपना सी ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर कि टी हाफ जो टर्म है हमको एल एन आर और टी टाइम उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना था। तो हमने एक्टिविटी का फॉर्मूला यूज़ किया कि ए इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, या बोलो ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, हमने लॉग लिया तो वो टर्म हमारा आ गया, ठीक है, इस तरह से। चलो आगे बढ़ें थोड़ा सा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पर, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, सारे पीवाई के क्वेश्चन हैं। क्या दिया है, यूजिंग अ न्यूक्लियर काउंटर द काउंट रेट ऑफ एमिटेड पार्टिकल ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट टी इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू 0 पर क्या बोला है काउंट रेट। काउंट रेट मतलब होता है एक्टिविटी, ठीक है, काउंट रेट मतलब क्या होता है एक्टिविटी, कितना है 1600, टी इक्वल टू 0 पर 1600 है। फिर टी इक्वल टू 8 पर, टी इक्वल टू 8 पर कितना हो गया 100 हो गया। पूछा क्या है टी इक्वल टू 6 पर कितना होगा। अब इससे सिंपल क्वेश्चन कैसे होगा, देखो ध्यान से, 8 सेकेंड बाद कितना हो रहा है, ये 100 हो गया, मतलब डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ होगा, 1600 से 800 हुआ होगा, 800 से 400, 400 से 200, 200 से 100, ठीक है, आधा आधा, n से n0/2, n0/4, n0/8, n0/16। तो ध्यान से देखो इतना, ये कितना टाइम है 8 सेकेंड है पूरा, तो मतलब डेफिनेटली टी हाफ कितना होगा उसका 2 सेकेंड, है कि नहीं। टी हाफ का टाइम कितना होगा 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड। ऐसा लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो, हम फॉर्मूले से भी अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, लेकिन डायरेक्टली देख के सॉल्व कर सकते हो ना कि 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 4 बार हो रहा है ना, 1600 से 100, 16 डिवाइड बाय 1 करेंगे 16 आएगा, मतलब 2:4 होता है ना, 2:4 होता है इक्वल टू 16, मतलब कितने हाफ लाइफ है 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, समझ रहे हो, 4 बार लगा है। तो पूछा है कि ये इतना अगर 8 सेकंड में हो रहा है तो 200 कब होगा, तो डेफिनेटली 2 2 4 मतलब 6 सेकंड में हो जाएगा। या बोलो क्या पूछा है कि 6 सेकंड में कितना होगा, 6 सेकंड में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, है ना। 2 में 8 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हो जाएगा, तो अपना 200 हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सिंपल हम लॉजिकली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको।
अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो फॉर्मूला यूज़ करो, सिंपल बात है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि n इक्वल टू एन नॉट, या तो एक्टिविटी की बात की है तो चलो a इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, ये फॉर्मूला हमारे पास है कि नहीं, इसको यूज़ कर लो। t इक्वल टू 0 पर कितने 1600, यहाँ पे 0 पुट करो तो a इक्वल टू आ जाएगा 1600, है कि नहीं। t इक्वल टू 0 पर क्या है वैल्यू 1600 है ना, तो a इक्वल टू आ गया 1600। चलो ये वैल्यू हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या बोला है, t इक्वल टू 8 सेकेंड पर 100 है, तो t इक्वल टू 8 पुट कर दो ना, यहाँ पे t इक्वल टू 8 पुट कर दो और यहाँ पे 100 इक्वल टू हो जाएगा a नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू t इक्वल टू कितना है 8 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों का रेशियो ले लो, ऐसे एक मिनट इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो कैसे लेंगे हम, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो a नॉट की वैल्यू a आ गई, मतलब इस तरह से रेशियो ले सकते हैं हम 1600 अपॉन 100 इक्वल टू a आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा a नॉट, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो दोनों का रेशियो लेंगे ना, यहाँ पे e रेस टू 0 हो जाएगा 1, ऐसा बचेगा, a नॉट से a नॉट कैंसिल, यहाँ पे आ रहा है 16 इक्वल टू आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो जाएगा लैम्बडा इंटू 8, दोनों तरफ लॉग ले लो तो ln 16, फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं पर करना नहीं है इतना लंबा, ln इंटू 8। तो ln 16 को कैसे लिख सकता हूँ मैं कि ln इंटू 2 रेस टू 4 इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा इंटू 8, मतलब 4 टाइम्स ऑफ ln 2 इक्वल टू आ रहा है लैम्बडा इंटू 8, है कि नहीं। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू हम देखो, यहाँ से हम t हाफ निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ कैसे निकाल सकते हैं, इसको रफ करूँ फर्दर, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब देखो ध्यान से, 4 टाइम्स ऑफ ln 2 इक्वल टू लैम्बडा, लैम्बडा क्या होता है, t हाफ की वैल्यू क्या है ln 2 बाई लैम्बडा, है कि नहीं। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी ln 2 बाई टी हाफ, तो ln 2 बाई टी हाफ इंटू 8, बस आप कैंसिलेशन कर लो, ln 2 कैंसिल, 4 2 जाए कैंसिल, तो टी हाफ की वैल्यू ऊपर आ जाएगी 2 सेकेंड्स। तो ये फॉर्मूला वाइज ऐसे कर सकते हो, टी हाफ मिल गया तो उसके बाद अब पूछा है कि t इक्वल टू 6 सेकेंड पर कितना होगा, तो यहाँ पे अब वैल्यू डाल के कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो अपना आंसर 200 आ जाएगा। सॉल्व कर दूँ मैं क्या, टी हाफ मिल गया, उसके बाद तब कुछ बचा ही नहीं रह गया क्वेश्चन के अंदर। अब फॉर्मूला आ जाएगा कि a इक्वल टू हो जाएगा a नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, t इक्वल टू 0 पर 1600 था, तो 1600 इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा, लैम्बडा क्या होता है ln 2 बाई टी हाफ, मतलब ln 2 बाई टी हाफ कितना है 2 सेकेंड, और इंटू टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो यहाँ पे आ रहा है ln इंटू 2 रेस टू 3, तो क्या आ रहा है ध्यान से 1600 इंटू ई रेस टू ln 2 रेस टू 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा पता है ना, इस तरह लिखते हैं हम लोग, ई रेस टू, अगर हम लोग ln मतलब कि इस तरह से लिखा हो तो हमारे पास ये जो वैल्यू होती है हमारे पास x आ जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है x, तो उसी हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, 2 रेस टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू 1600 इंटू ये माइनस को ऊपर ले लो तो इंटू हो जाएगा 2 रेस टू माइनस 3, तो 1600 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। तो ये लंबा मेथड है सॉल्व करने का, पर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ये तो मैं सिर्फ बता दिया सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, लेकिन ये सॉल्व करने का तरीका नहीं, आप लॉजिकली सोच सकते हो ना 1600 से 100 कितने टाइम में, उसके बाद आप उसको ऐसे करके निकाल सकते हो। ओके, चलो यहाँ पे इसको रफ करके अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए, जो भी आपको समझ पड़े, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। एग्जाम में टाइम बचाना हो तो आपको जो है नॉर्मल मेथड ही करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले सिखाया। ठीक है, शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा आपको। चलो अब देखो, 2 क्वेश्चन दिया है, मस्त है, नहीं मतलब इजी क्वेश्चन है। 2 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस A एंड B हैव डीके कांस्टेंट 5 लैम्बडा एंड लैम्बडा। 2 सब्सटेंस हमारे पास, एक A है एक B है, इसका डीके कांस्टेंट 5 लैम्बडा है, इसका डीके कांस्टेंट लैम्बडा है। ठीक है, ये बोला है एट t इक्वल टू 0 सैंपल हैज़ द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है t इक्वल टू 0 पर। द टाइम टेकन फॉर द रेशियो टू बिकम 1 बाई ई स्क्वायर, मतलब मान लो इसका n1 है, ठीक है, कोई टाइम t पर, मान लो इसका n2 है, तो t इक्वल टू 0 पर दोनों में सेम है, मतलब n0 की वैल्यू दोनों में सेम है। ठीक है, समझ रहे हो ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा ध्यान से, n इक्वल टू n0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो n0 की वैल्यू दोनों में सेम है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो लूंगा अगर, तो n1 बाई n2 इस इक्वल टू n0, दोनों में सेम है ना, क्योंकि इनिशियली दोनों में सेम तो बोला गया है, माइनस ये लैम्बडा 1 है, इसका हो जाएगा लैम्बडा 2 इंटू टी। ठीक है, n0 से n0 कैंसिल, बस वैल्यू पुट कर दो, n1 बाई n2 इस इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ से,
लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या है 5 लैम्बडा, मतलब -5 लैम्बडा अपॉन ई इंटू टी, नीचे आ रहा है ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू टी। और क्या बोला है, द टाइम टेकन फॉर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लिया, ये रेशियो है टू बिकम 1/e²। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1/e² की वैल्यू, ये 1/e² है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेस टू, ये लैम्बडा टी ऊपर जाएगा तो -5 लैम्बडा प्लस लैम्बडा टी हो जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा इसके ऊपर, तो 1/e² आ रहा है ई रेस टू -4 लैम्बडा, ठीक है, ई रेस टू -4 लैम्बडा। जिसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ई रेस टू -2 इक्वल टू ई रेस टू -4 लैम्बडा। तो यहाँ से पावर को कंपेयर कर लो तो हो जाएगा 2 = 4 लैम्बडा, और टाइम भी है, ठीक है, सॉरी टी भी है, तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 लैम्बडा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, समझ गए ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो वाले से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जिससे क्या है कि आप उसको इस तरह से प्रोसीड करके सॉल्व कर लो। ओके, चलो इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ मैं। अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। A sample of radioactive material A has an activity। अब देखो यहाँ पे क्यूरी दिया है, हमने पता था, आपको पता है एक क्यूरी 3.7 × 10⁻10 DK/s होता है। मैंने आपको उसमें यूनिट्स लिखाए थे, क्यूरी में, रुदरफोर्ड के अंदर और बेक्वेरेल के अंदर, तीनों में यूनिट्स लिखाए थे मैंने। अगर आपको नहीं याद तो एक बार लिखा देता हूँ कि 1 डिसइंटीग्रेशन/सेकेंड, या बोलो 1 DK/s होता है 1 बेक्वेरेल, 1 DK/s होता है 1 बेक्वेरेल, ठीक है। और 1 क्यूरी क्या होता है 3.7 × 10⁻10 बेक्वेरेल, या बोलो 10⁻10 DK/s, ठीक है, ये 1 क्यूरी होता है। और 1 रुदरफोर्ड क्या होता है 10⁻6 बेक्वेरेल, ठीक है, ऐसे लिखा था मैंने। ये फॉर्मूला बेसिक से आपको याद होने चाहिए, ओके। और हमने ये भी लिखा था कि 1 मिली क्यूरी आता है 37 रुदरफोर्ड, ठीक है। सबका प्रूफ भी हमने दिया था, मतलब कैसे ये 37 रुदरफोर्ड आता है, इसमें से चेक कर सकते हो, इसको इजी है। तो ये यूनिट्स है, वैसे इसका इसमें कुछ काम नहीं है, लेकिन तो भी आपको यूनिट रिकॉल करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको जो है क्वेश्चन के अंदर मदद हो। इसके अंदर कोई काम नहीं आने वाला ये। अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल ए हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 10, एक्टिविटी दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। एक्टिविटी कितना दिया है, एक्टिविटी क्या होता है dN/dt, और उसका फॉर्मूला भी हमने लिखा है कि A = λN, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्बडा इंटू N0 × e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। ये डीके वाला फॉर्मूला नहीं, एक्टिविटी वाला फॉर्मूला है, ध्यान रखना, अलग वाला है। तो ए और बी है, दो मटेरियल हमारे पास, एक ए है और एक बी है। ए के पास कितना एक्टिविटी की वैल्यू है, ठीक है, इसको एक्टिविटी को आर लिख देता हूँ, जिससे क्या है कि ए और आर में कन्फ्यूजन नहीं हो आप, क्योंकि ए और बी दिया है ना, तो आर ही लिख लो। तो ए के पास जो आर की वैल्यू है वो कितना है 10 मिली क्यूरी, ओके। N हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर अगर n न्यूक्लियाई हैं, इसके अंदर होगा 2n न्यूक्लियाइज, ठीक है, ट्वाइस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एन बी का जो एक्टिविटी है 20 मिली क्यूरी है, 20 मिली क्यूरी ऐसा बोला है। अब द करेक्ट चॉइसेस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ ए एंड बी विल बी, हाफ लाइफ कितना होगा उसको हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इंटू एन, तो R1/R2 इस इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा 1 × N1 लैम्बडा 2 × N2। सब कुछ तो दिया है, हाफ लाइफ निकाल सकते हो ना इसके ऊपर से, बहुत इजी है। R1 की वैल्यू क्या है 10, तो 10, R2 की वैल्यू कितना है 20 इक्वल टू लैम्बडा 1। अभी लैम्बडा 1/λ2 की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद उसको हाफ लाइफ से हम निकाल लेंगे, ठीक है, इंटू N1, N1 कितना है 2n और N2 कितना है n, तो यहाँ से n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्बडा 1/λ2 की वैल्यू क्या आ रही है 1/4, ठीक है। और टी हाफ क्या होता है अपना, टी हाफ होता है ln2/λ, ln2/λ, मतलब अगर मैं T1/T2 करूँ तो जाएगा लैम्बडा 2/λ1। तो यहाँ से जो T1/T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना, इसका उल्टा T1/T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी ना, 4:1। मतलब समझो टी हाफ ऑफ 1 पहले न्यूक्लियस का मतलब A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ ऑफ B, ठीक है। ऑप्शन आप कंपेयर कर लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। टी हाफ का 4 गुना होना चाहिए B का, तो पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत, तीसरा सही है कि B का 5 दिन है और A का जो है 20 दिन है, A जो है इससे 4 गुना है, तो ठीक है, तो C ऑप्शन अपना करेक्ट है इसके अंदर हाफ लाइफ में। क्लियर है ना बात,
क्योंकि ए का दिया है 5 दिन और सी का दिया है 20 डेज, तो सी ऑप्शन अपना, सॉरी ए का 20 डेज है और इसका 5 डेज है बी का, तो अपना जो है सी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। ओके, होप से क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन है सारे। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन आया है IIT JEE 2010 में, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, टू डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट अ स्टूडेंट्स प्लॉट द ग्राफ ऑफ ln/dn/dt वर्सेस t। मतलब इस तरह से ग्राफ दिया है। थोड़ा अगर जो ग्राफ में अगर पॉइंट्स हम मैच करें तो मतलब ये अपना 2 3 ये 4 ये 5 है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ग्राफ कैसे बन रहा है, 4 और 4 वाले कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब इस तरह से देखा जाए, और 3 और 6 वाले कोइंसाइड कर रहे हैं ना, 3 और 6 वाले, ठीक है। मतलब इस तरह से कुछ ग्राफ दिया है, इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हो ना। ध्यान से, इस तरह से कुछ ग्राफ है, 4 और 4 वाला मैच कर रहा है, 3 और 3 वाला मैच कर रहा है। ये ग्राफ पता है किसका है, ln/dn/dt का, ln/dn/dt। और यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम है अपना ईयर्स में, ये अपना टाइम है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब क्या बोला है कि इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ दिस एलिमेंट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ p आफ्टर 4.16 ईयर्स द वैल्यू ऑफ p इज, ठीक है। मतलब हाफ लाइफ डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ln/dn/dt, पहले बात हमारे पास dn/dt की वैल्यू क्या है, dn/dt की वैल्यू होती है जो कि एक्टिविटी होती है λn0 इंटू e⁻λt, ये हमारे पास जो है एक्टिविटी का फॉर्मूला है। इसका लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा, ln/dn/dt है ना, ये तो कांस्टेंट अपना λn0 इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी हाँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे कि अगर दोनों तरफ यहाँ पे हो जाएगा ln इंटू λn0 है ना, अब माइनस इसका ln लेंगे तो हो जाएगा λ इंटू टी, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ मैं, तो ऐसा ही होगा ना, लॉग ऑफ दिस इंटू लॉग ऑफ दिस, यही तो होगा। ये अपना एक टर्म, ये अपना दूसरा टर्म है कि नहीं। तो इसको ध्यान से इस तरह से लिख सकता हूँ मैं कि ln/dn/dt इक्वल टू माइनस λt प्लस ln λ इंटू n0, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा पता है, मैं देखना चाहता हूँ कि ग्राफ में स्लोप बता क्या रहा है, ये क्या है, स्लोप क्या होगा ग्राफ में, ये जो वैल्यूज दी हैं किसकी वैल्यूज हैं। बिकॉज लॉग का ग्राफ तो हमने कभी देखा नहीं, लॉग ऑफ dn/dt तो हमने देखा ही नहीं कभी, हम निकालना चाहते हैं। तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, y इक्वल टू mx, यहाँ पे ग्राफ डिक्रीजिंग है ना, तो mx प्लस c की जगह mx माइनस c आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, है कि नहीं। तो दोनों को कंपेयर कर लो, अगर या तो ऐसा बोलो चलो प्लस c लिखो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्बडा, देखो हमारे पास ये इधर क्या है, टाइम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ln/dn/dt। तो y इक्वल टू y एक्सिस पे क्या है, ये अपना y एक्सिस पे, ठीक है, y इक्वल टू माइनस m, x एक्सिस पे क्या है अपना टाइम, ठीक है, अपना x एक्सिस पे टाइम है, और प्लस ये अपना इंटरसेप्ट है, ये c की वैल्यू है। तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी पता है, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्बडा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब वो हो जाएगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से, इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं ना ऐसे करके, कोइंसाइड वाला पॉइंट निकाल के। तो 4 - 3 ये हो जाएगा 1, और 6 - 4 ये हो जाएगा 2। तो हम थीटा निकाल सकते हैं ना स्लोप, है कि नहीं। स्लोप कितना हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगा y2 - y1, जो कि y2 - y1 4 - 3 अपॉन x2 - x1 6 - 4। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, मतलब लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो इतनी सब बात से हम ये पता लगा लिया कि इसको जो मतलब डीके कांस्टेंट लैम्बडा है ना, उसकी वैल्यू 1/2 है, ठीक है। इतना तो हमने सब पता लगा लिया, ठीक है, स्लोप की मदद से, किसका जो लैम्बडा की वैल्यू है वो 1/2 है, ठीक है। इसकी लैम्बडा वैल्यू कितनी है 1/2। अब हमको क्या पता है कि हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता है ln/2/λ, क्योंकि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया हाफ लाइफ डिटरमाइन करने के लिए किया गया है ना, तो हाफ लाइफ क्या होता है ln/2/λ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा t हाफ हो जाएगा 1/λ, लैम्बडा की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये 1/2 पुट करो, ln इंटू 1/2 करोगे तो t हाफ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ln2, है ना। ln2 की वैल्यू पुट करो 0.693,
तो 0.693 इंटू 2 कितना हो रहा है? टी हाफ की जो वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 1386 आ जाएगी, ठीक है, 1.386 सेकेंड, 1.386 ईयर्स, ठीक है, टाइम ईयर्स में दिया है ना, ईयर्स। चलो ये तो हमारा टी हाफ आ गया। अब बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि इफ द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ दिस एलिमेंट डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ पी आफ्टर 4.16 ईयर्स द वैल्यू ऑफ पी इज। समझ रहे हो कि मतलब कि अब 4.16 ईयर्स के बाद ये किससे डिक्रीज कर रहा है? फैक्टर ऑफ पी से। तो टी हाफ कितनी आ गई? 1.386, ठीक है, इसको रखता हूँ, ठीक है। टी हाफ की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.386। ये किसकी वैल्यू है? टी हाफ की वैल्यू है। और पी की वैल्यू कितनी दी है पता है हमको? सॉरी, आफ्टर 4.16 ईयर्स, मतलब 4.16। ध्यान से देखोगे ना तो टी, देखो अगर कोई न्यूक्लियस मान लो टी हाफ कितना है? 1.386 और ये 4.16 है। तो जो अगर हम 4.16 को 1.386 डिवाइड करें ना, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 3 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। मतलब जो 4.16 ईयर्स दिया है ना हमको, वो एक्चुअली क्या है पता है? वो एक्चुअली है 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ इज इक्वल टू 4.16 ईयर्स। चेक कर लो, 1.386 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर आ जाता है, ठीक है। 19, 3 चीज़ें 9, 10, 3 1 3 4, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया? 4.1 के आसपास, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 4.16 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ है, इतना हमने पता लगा लिया। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पी क्या होगा? अब हमको पता है कि अगर 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ है, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? n0 अपॉन n का रेशियो हो जाएगा 1/2 रेस टू कितना हो जाएगा? 2/3, मतलब कि n0/n हो जाएगा अपना 1/2 रेस टू 8। और इसकी वैल्यू अपने को p, सॉरी ये वैल्यू अपना जो है 1/p है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? p इक्वल टू आ जाएगा अपना 2/3 हो जाएगा, सॉरी, तो p आ जाएगा अपना 3। ऐसे निकाल सकते हैं। अरे मतलब समझ रहे हो क्या किया मैंने इसके अंदर? हमने देखा टी हाफ निकाल लिया हमने, और ये क्या दिया? p मतलब क्या बोला पता है? कि द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब कि हमारे पास जो n/n0 की वैल्यू है ना, n/n0 कितना बचा है? वो बचा है p आफ्टर 4.16 ईयर्स। तो p की वैल्यू क्या है? वही निकालना है कि नहीं? कि n/n0 की वैल्यू निकालना है, ऐसा समझ लो। तो हमने यहाँ पे n/n0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3। समझ रहे हो? p की वैल्यू उससे कंपेयर करके, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ है। सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा 8, है ना, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? अपना 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ रहे हो कि नहीं? n0/n की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से देख लो एक बार, नहीं समझ पड़ा हो तो। इतना पता चल गया ना कि टी हाफ की वैल्यू 1.386 है, उसका 3 गुना ये है। मतलब अब हम फॉर्मूले में पुट करें कि n/n0, हमने एक फॉर्मूला कल देखा था नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, जो कि क्या आया था? इस तरह से फॉर्मूला था, n0/n इक्वल टू 1/2 रेस टू नंबर ऑफ, ठीक है। हमने यहाँ पे n लिखा था, n क्या है? 3, कितना टाइम्स टी हाफ का है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे n0/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/8। तो यहाँ से अगर n/n0 मतलब कितना रिमेनिंग है, ठीक है, अपॉन टोटल, रिमेनिंग अपॉन टोटल, ये अपना हो जाएगा 8। समझ रहे हो ना? तो इसकी p की वैल्यू कितनी आ गई? अपना 8 की वैल्यू आ गई ना। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। आई होप क्वेश्चन समझ पड़ा होगा आपको, ठीक है। अब इसको रफ करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये अपना IIT-JEE 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ओके। तब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, मतलब क्वेश्चंस बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप कॉन्सेंट्रेट करके सुनो एक एक पॉइंट, तो आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है? अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ रेडियो आइसोटोप टी हाफ दिया है इसके अंदर, ठीक है। हाफ लाइफ दिया है इसके अंदर, कितना दिया है हमको? 1386 सेकेंड। और एक्टिविटी दिया है, मतलब dN/dt की वैल्यू दी है, ठीक है, एक्टिविटी। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 10⁻³ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और हमें ln2 की वैल्यू दी है 0.693, वो सब तो पता ही है अपने को। और बोला क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द नियरेस्ट परसेंटेज में बताना है, दैट विल डिके इन फर्स्ट 80 सेकेंड। 80 सेकेंड में कितना डिके करेगा ना, उसका हमको फ्रैक्शन बताना है।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए की वैल्यू dn/dt 10⁻³ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 80 सेकेंड बाद कितना डिके कर जाएगा हमको बताना है। हमको क्या पता है, a इक्वल टू होता है लैम्बडा इंटू एन, a इक्वल टू होता है लैम्बडा इंटू एल, ln2 की वैल्यू भी दी है, t हाफ की वैल्यू भी दी है। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ पता है, a इक्वल टू लैम्बडा की जगह पर ln2/t हाफ पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि t हाफ क्या होता है ln2/लैम्बडा, तो लैम्बडा इक्वल टू ln2/t हाफ इंटू एन, है कि नहीं, है कि नहीं, ओके, ln2/t हाफ इंटू एन। अब t इक्वल टू 80 सेकेंड बाद हमको टाइम भी पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देता हूँ, n0 इंटू e⁻λt, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, हाँ चलो, n0 इंटू e⁻λt, ये हमारे पास आ गया ln2/t हाफ। हमको एक और फॉर्मूला पता है हमको कि n इक्वल टू होता है n0 इंटू e⁻λt, ये फॉर्मूला होता है। अब बोला क्या है कि t इक्वल टू 80 सेकेंड बाद मतलब कितने रिमेनिंग न्यूक्लियाई, बोलो n/n0 की वैल्यू कितनी है, समझो फ्रैक्शन पूछा है हमको, तो n/n0 की वैल्यू हो जाएगी e⁻λ इंटू t, ठीक है। इसको अभी साइड में रखते हैं हम लोग, ये वाला इक्वेशन अपना। अब मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, अपना दूसरा इक्वेशन है ये, ठीक है, e⁻λt। अब बस यहाँ पे हमको लैम्बडा की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये अपना फ्रैक्शन है n/n0 इक्वल टू e⁻λ, लैम्बडा वैल्यू कितनी है ln2/t हाफ, ln2/t हाफ, ln2/t हाफ, t हाफ हमको दिया है 1386 इंटू ln2 जगह लिख सकता हूँ ना 0.693 इंटू टाइम कितना दिया है 80 सेकेंड, ठीक है, टाइम कितना दिया है 80 सेकेंड। अब ठीक है, इतना हमारा आया है। अब ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है। इसको देखो ध्यान से कि n/n0 आ रहा है अपना, हाँ, e⁻0.693 डिवाइड बाई 1386 इंटू 80, ये आ रहा है हमारे पास। और ये हमारा n/n0 है, ठीक है, n/n0। अब देखो ध्यान से, हमको वो भी क्वेश्चन यूज़ करना है ना कि इनिशियल एक्टिविटी कितनी है, 10⁻³ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, 10⁻³ मतलब a की जो वैल्यू है ना वो 10⁻³ है। तो हमको पता है a इक्वल टू होता है लैम्बडा इंटू एन। तो क्या बोला है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल है, मतलब t इक्वल टू 0 पर लैम्बडा इंटू n0 होगा, लैम्बडा इंटू n0 हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू लैम्बडा इंटू n0, सॉरी a कितना है 10⁻³ है, इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा इंटू n0, मतलब लैम्बडा इंटू n0 की वैल्यू है ना 1000 है अपना, लैम्बडा इंटू n0 की वैल्यू कितनी है 1000, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ से देखो लैम्बडा इसमें से भी निकाल सकते हैं, लैम्बडा कितना हो जाएगा 1000/n0, है ना, लैम्बडा इंटू n0 की वैल्यू कितनी हो गई 1000 हो गई, है कि नहीं। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, हमारे पास इसको हमको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब ये तो कोई देखो ध्यान से, इसको कैंसिल करेंगे ना, इस तरह से आ रहा है n/n0 इक्वल टू e⁻, हाँ ध्यान देखो, ये 693 2 सा कैंसिल हो जाएगा और 3 0 है तो 2000 हो जाएगा, मतलब, और ये एक 0 से 0 कैंसिल, मतलब e⁻1/25 आ रहा है। अब इसके आगे अटक जाएंगे, अब कैसे सॉल्व करें। तो देखो ध्यान से, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे ऐसे अटक जा रहे हैं, तो ऐसे सॉल्व करने का तरीका होता है, ध्यान समझना, मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ आपको कि जो e⁻x होता है ना, तो अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो ना, x की वैल्यू बहुत छोटी हो, तो यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं, e⁻1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है ये, ठीक है। ये बहुत जगह यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज़ होता है, बहुत जगह ये फॉर्मूला यूज़ होते हैं e⁻x वाला। और e⁻ अगर -x हो तो बस x की जगह पे -x पुट कर दो, तो -x प्लस x²/2, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -x³ 3 फैक्टोरियल। इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। और जनरली हम पहले 2 वैल्यूज तक ही लेते हैं, बिकॉज आगे की वैल्यू और भी छोटी आती हैं। भाई x की वैल्यू बहुत छोटी है, स्क्वायर करोगे तो और भी छोटी वैल्यू आएगी ना, तो जनरली हम क्या यूज़ करते हैं पता है कि इसको आगे रफ कर दो, ये यूज़ करते हैं हम लोग जनरली, कि e⁻x की जगह पे 1 + x लिखते हैं हम लोग, और e⁻−x की जगह पे 1 - x लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है कि फर्स्ट 80 सेकेंड के अंदर कितना होगा, तो अपना ये आ रहा है, ये अपना रेशियो है, तो e⁻1 क्या लिख सकते हैं हम, e⁻x है,
क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं ई रेस टू -1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे n बाई एन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/25, ठीक है, 1 माइनस 1/25। तो कितना हो रहा है, n बाई एन नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, 24/25, है ना। इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 0.96, 0.96 ये आ रहा है 0.96। लेकिन अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो अब बात है, क्या बोला है कि दैट विल डिके इन द 80 सेकेंड। आप क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है पता है, कितने डिके कर जाएंगे। हमने बताया कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है n = n0, ये तो होता है कितने बचे हुए हैं। तो इस 0.96 मतलब कि क्या बोलते हैं 80 सेकेंड बाद 0.96 बचे हुए हैं, तो डीके कितने कर गए, तो डिकेड वाले हमारे आ जाएंगे 1 माइनस 0.96, ठीक है। तो आ जाएगा 0.04, ये अपने डिकेड कर गए। ये क्या अपने बचे हुए होते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है ना n = n0 e raised to -λt, उसके अंदर वो पता चलता है कितने बचे हुए हैं। लेकिन हमको पूछा क्या कितने डिके कर गए, तो इसको 1 में से माइनस करो, तो अपना 0.04 आ गया। अब बोला इसको नियरेस्ट परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा इसका, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो परसेंटेज हो जाएगा 4%। तो अपना 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4। अब ये स्टेप आपको ध्यान रखना, ये वाला स्टेप ई रेस टू माइनस एक्स की जगह पे हम 1 माइनस एक्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना रेशियो का आंसर ही आ जाएगा। होप्स आपको एक क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसको रफ करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब क्या देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 एडवांस में है। An accident in a nuclear laboratory resulted in the deposition of a certain amount of radioactive। पहले पॉज करके सोच लो एक बार क्या है क्वेश्चन के अंदर, फिर बताता हूँ। इसका हमको टी हाफ दिया 18 डेज, टी हाफ कितना दिया 18 डेज। अब बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर पता है कि द टेस्ट रिवील दैट द रेडिएशन वाज 64 टाइम्स मोर देन द परमिसिबल लेवल। मतलब एक रूम के अंदर एक्सीडेंट हुआ, उसके अंदर जो भी रेडिएशन निकलनी चाहिए ना, उससे 64 टाइम ज़्यादा निकल गया रेडिएशन। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच द रेगुलेटरी कैन बी कंसिडर्ड सेफ फॉर द यूज। मतलब मान लो उसके अंदर n0 रेडिएशन निकलना चाहिए, लेकिन रेडिएशन निकल गया 64 टाइम्स ऑफ n0। अब रूम के अंदर इतना रेडिएशन प्रेजेंट है, तो अभी तो रूम सेफ है नहीं यूज़ करने के लिए, क्योंकि रेडिएशन है उसके अंदर। तो रेडिएशन को डिके करने में वापस से 64 n0 से लेके n0 होने में उसको कितना टाइम लगेगा, और हमको टी हाफ दिया 18 डेज। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, 64 से 32 होगा, 32 से 16, 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2 और 2 से 1, इसमें लगेगा 18 डेज, इसमें लगेगा 18 डेज, इसमें लगेगा 18 डेज, 16 से 8 सॉरी है, इसमें लगेगा 18 डेज, इसमें लगेगा 18 डेज और इसमें लगेगा 18 डेज। समझ रहे हो, ये 64 n0 है, ये 32 n0 हो जाएगा, 16 n0, 8 n0, मतलब 64 n0 से लेके n0 तक जाने में इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स ऑफ टी हाफ लग रहा है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 × 18, अपना आंसर आ रहा है 108 डेज। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि जो रेडिएशन था ना वो 64 गुना ज़्यादा निकल गया था, तो उसको वापस से n0 आने में उसको कितना समय लगेगा, और हमको टी हाफ दिया है क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं दिया है। तो कैसे सोचेंगे हम, 64 n0 से लेके n0 आ जाएगा, तो अब सेफ है, n0 क्या है सेफ, ठीक है। तो n0 होने में उसको कितना टाइम लगेगा, डीके होने में कितना समय लगेगा, तो 108 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 108 डेज। अपना ये जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, ठीक है। ओके, तो इसको रफ करके अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लास्ट के 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको अच्छे से एकदम ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझने के लिए जरूरी है, तो स्किप करके मत जाना। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, देखो यहाँ तक मेरी बात सुनो, यहाँ तक तो 90% बच्चे देख ही लेते हैं, लेकिन जो इसके बाद का देखेंगे ना, जो लास्ट तक टिके रहते हैं वही तो एग्जाम क्लियर करेंगे। अब जो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उसको अगर हम लोग ट्राई नहीं करेंगे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दिखा तो उसको स्किप करके चले गए, तो एग्जाम करेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर है ना बात। तो जो अच्छे क्वेश्चन है उसको देखना बहुत जरूरी है, उसके कॉन्सेप्ट अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जिनको टॉप में रैंक लाना है उनको जो है मतलब कि लास्ट के क्वेश्चन देखना जरूरी है, जो मैंने एडवांस के क्वेश्चन कराए हैं। जितने भी अच्छे क्वेश्चन दिखे उसको आप स्किप कर दोगे तो इजी क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा। क्लियर बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। द एक्टिविटी ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड आइसोटोप हैज़
10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। एक्टिविटी दिया है 10⁻10, ठीक है। अब क्या बोला है, हुज मीन लाइफ इज 10⁻9 सेकेंड, मीन लाइफ दिया है, मीन लाइफ। तो मीन लाइफ से क्या हिंट मिलता है हमको कि उन्होंने 1/λ की वैल्यू दी है, ठीक है, 10⁻9 सेकेंड। यही तो होता है मीन लाइफ 1/λ। द मास ऑफ द एटम ऑफ द रेडियो आइसोटोप इज मास ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम का मास, एक एटम का जो मास है उसका मास है 10⁻25 kg, ठीक है, इतना एक एटम का मास है। द मास इन मिलीग्राम ऑफ द रेडियोटिव सैंपल। अब देखो एक सैंपल के अंदर तो बहुत सारे एटम्स होंगे, तो हम क्या करेंगे पता है, हम देखेंगे इसके अंदर कितने एटम्स हैं, हम n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक एटम का मास इतना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सारे एटम का मास मिल जाएगा। सिंपल यही प्रोसेस है, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी होता है लैम्बडा इंटू n। एक्टिविटी क्या होता है, लैम्बडा इंटू n। ए की वैल्यू दी है 10⁻10 इंटू लैम्बडा। लैम्बडा वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻9 ना, क्योंकि ऊपर ले जाओ तो -9 हो जाएगा, 10⁻9 इंटू हो जाएगा n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी पता है, 10⁻19। तो इस सैंपल के अंदर कितने एटम्स हैं, इस सैंपल के अंदर है 10⁻19 एटम, और हर एक एटम का मास 10⁻25 kg है। तो 10⁻19 एटम का मास कितना होगा, टोटल मास हो जाएगा, इतने एटम्स हैं और हर एटम का मास है 10⁻25 kg, तो हो जाएगा 10⁻6 kg। पर क्वेश्चन में केजी में नहीं पूछा है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है मिलीग्राम के अंदर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मिलीग्राम के अंदर इसका आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करो तो आंसर हो जाएगा 1 मिलीग्राम, ठीक है ना। मतलब पहले किलोग्राम से ग्राम, फिर ग्राम से मिलीग्राम, है ना, कि 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है ना 10⁻6 मिलीग्राम। इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिलीग्राम अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है 1 आंसर पुट करना था, मतलब न्यूमेरिकल टाइप के अंदर, ठीक है, इसका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। करते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि ना रेडिएटिव सैंपल पोटेशियम न्यूक्लियाइड डिकेस इनटू स्टेबल कैल्शियम, ठीक है, और आर्गन। मतलब समझ रहे हो क्या बोला है पता है, कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड जो पोटेशियम है ना, 2 तरीके से डिके कर रहा है, एक बन रहा है उसमें कैल्शियम और एक उसमें बन रहा है आर्गन। जो पहले वाले का λ1 है डीके कांस्टेंट, वो कितना दिया है हमको 4.5 इंटू 10⁻10, और दूसरे वाले का λ2 हमको क्या दिया है 0.5 इंटू 10⁻10, इतना हमको दिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे ना, ये साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आ गया है, समझ रहे हो कि एक चीज़ 2 चीज़ में डिके कर रहा है। तो डायरेक्टली यहाँ से हम λ इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा λ1 प्लस λ2। λ1 की वैल्यू कितनी 4.5 और यहाँ 0.5 इंटू 10⁻10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻10। चलो हमको λ इक्विवेलेंट की वैल्यू तो मिल गई। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर कि इन टाइम t इंटू 10⁻9 सेकेंड, ठीक है, t इंटू 10⁻9 सेकेंड के बाद 10⁻9 ईयर्स के बाद समझ लो, देखो ध्यान से कि पोटेशियम मान लो उसके अंदर टोटल इनिशियली N0 न्यूक्लियाई थे, कितने थे N0 न्यूक्लियाई, बाद में डीके करके वो कैल्शियम और आर्गन में बने हैं। तो उनका जो रेशियो आ रहा है ना, क्या लिखा है, सम ऑफ स्टेबल कैल्शियम एंड आर्गन न्यूक्लियाई टू द रेडियोएक्टिव पोटेशियम इज 99। मतलब मान लो दोनों को मिलके कैल्शियम जितना बना और आर्गन जितना बना इतने टाइम में, मान लो वो n है, तो n/n0 की जो वैल्यू आ रही है वो समझ रहे हो कितने बने हैं, ठीक है। ये क्या है, कितने बन गए, ठीक है, बचे हुए कितने होंगे। यहाँ पे क्या है, जो बने हुए रेशियो है, मतलब अगर कैल्शियम और आर्गन मिलके n बने हैं तो इसकी मतलब की वैल्यू है n99/100। तो बचे हुए कितने हैं, बचे हो जाएंगे 1 माइनस n/n0। रिमेनिंग हमारा फॉर्मूला कितना, रिमेनिंग वाला फॉर्मूला है, तो जो कि हो जाएगा 1/99/100, जो कि हो जाएगा 1/100। समझ रहे हो, कितने बन गए उसको हमको रेशियो नहीं लेना है, कितने बचे हुए उसका हमको रेशियो लेना है। तो बस अब सेम उस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n इक्वल टू n0 e⁻λt। ये हो जाएगा n/n0 की वैल्यू हो जाएगी 1/100 इक्वल टू हो जाएगा e⁻λ इंटू। तो यहाँ पे अगर दोनों जगह लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1/100 इज इक्वल टू आ जाएगा -λt, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, बस अब तो अपना आंसर आ ही गया है। और λ इक्विवेलेंट की वैल्यू 5 इंटू 10⁻10 है, उसको ध्यान रखना, 5 इंटू 10⁻10, ठीक है। क्या रहा है, ln 1/100 इक्वल टू -λt। λ इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है 5 इंटू 10⁻10, और इक्वेशन क्या है कि ln ऑफ 1/100
इज इक्वल टू आ रहा है माइनस लैम्बडा टी, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल करके ln 100 इज इक्वल टू लैम्बडा टी लिख सकता हूँ ना। देखो 100 ऊपर आएगा, -1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो इसको किस तरह लिख सकता हूँ मैं, 2 टाइम्स ऑफ ln 10 का स्क्वायर होता है ना 100 इक्वल टू लैम्बडा इंटू टी। अब दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर, लैम्बडा इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, ये अपना लैम्बडा इक्विवेलेंट है। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू टाइम टी। टी कितना है, टी इंटू 10⁻9 है, और हमको टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ln 10 की वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर दिया है 2.3, तो 2 इंटू 2.3 डिवाइड बाई 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ठीक है। 5 इंटू 10⁻1 ओके इक्वल टू हो जाएगा टी। तो आ रहा है 4.6 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.2 ईयर्स, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.2 ईयर्स। तो वैल्यू ऑफ टी हमको पूछा है, तो हमारा कितना आ गया, वो 9.2 ईयर्स। इसको ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। अब इसको रफ करके करते हैं अपना क्वेश्चन बचे हैं, अब उसको कर लेते हैं हम लोग फटाफट। उसको जरूर से देख के जाना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इन अ रेडियोएक्टिव मटेरियल इट्स एक्टिविटी ए एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी दोनों हमको डिफाइन किया है। एक तो एक्टिविटी क्या डिफाइन किया है, ए वो था -dN/dt, और एक तो डिफाइन किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी का भी रेट ऑफ चेंज, मतलब R इक्वल टू क्या है पता है, dA/dt। समझ रहे हो, देखो एक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लैम्बडा इंटू n, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो। समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, लैम्बडा इंटू n0 इंटू e⁻⁻ इसका भी अगर डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगा इंटू n0 e⁻⁻t, ठीक है। माइनस भी आगे आएगा, लेकिन चलो वैल्यू से ही काम है हमको। तो ये हमारा R की वैल्यू है, इसका भी डिफरेंशिएशन हमको दिया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 रेडियोएक्टिव सोर्सेस P एंड Q, P और Q हैं 2 रेडियोएक्टिव सोर्सेस, इनका मीन लाइफ टाउ है, इसका मीन लाइफ है 2 टाउ, ठीक है। बोला है हैज सेम एक्टिविटी एट t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 पर उनकी एक्टिविटी सेम है, ठीक है। तो मान लो इसकी एक्टिविटी A1 है और A2 है, तो t इक्वल टू 0 पर दोनों की एक्टिविटी सेम है। तो एक्टिविटी लिखते हैं t इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो A1/A2 इस इक्वल टू हो जाएगा λ1 इंटू, ठीक है, λ1 इंटू n1 अपन हो जाएगा λ2 इंटू n2, ठीक है। यहाँ पे बोला गया एक्टिविटी दोनों को सेम दी है, और मीन लाइफ हमको दिया है टाउ, मीन लाइफ हमको दिया है टाउ। मीन लाइफ क्या होता है, 1/λ, ठीक है। टाउ इक्वल टू क्या होता है, 1/λ। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो ये तो दोनों सेम ही हैं, तो λ2 इंटू n2 इस इक्वल टू हो जाएगा λ1 इंटू n1, ठीक है। λ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/τ2, यहाँ से λ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 टाउ। यहाँ से λ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/τ, बस वही पुट कर दो। तो 1/2 टाउ इंटू n2 इस इक्वल टू 1/τ इंटू n1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाउ से टाउ कैंसिल, तो n2 जो आ रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ n1 आ रहा है ना। n2 कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ n1। अब इसका यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी एट t इक्वल टू 2 टाउ। हमको पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी एट t इक्वल टू 2 टाउ, उसकी वैल्यू आ रही है n/e, तो n की वैल्यू क्या है हमको निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी एट t इक्वल टू 2 टाउ, हमने इसमें से क्या निकाला कि n2 की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ n1, बस इसको यूज़ करेंगे अब हम, ठीक है। क्या निकाला हमने कि जो हमारी n2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही 2 टाइम्स ऑफ n1, ठीक है। अब इसमें से जो है अब हम R की वैल्यू निकालेंगे, R1/R2 का रेशियो लिखते हैं, R1/R2 तो जाएगा λ1 का स्क्वायर इंटू n1 e⁻⁻1 इंटू t। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, λ2 का स्क्वायर इंटू n2 इंटू e⁻⁻2 इंटू 2। n1/n2 का रेशियो भी पता है हमको क्या है, n2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n1 आ रहा है ना, मतलब n1/n2 का रेशियो हो जाएगा 1/2। ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो R1/R2 टाइम कितना दिया हमको, टाइम दिया 2 टाउ, मतलब t इक्वल टू 2 टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लैम्बडा निकाल सकते हैं, t इक्वल टू 2 टाउ पर कितना हो जाएगा,
ध्यान से देखो, n1 बाई n2 वैल्यू भी बताया हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 टाउ का स्क्वायर, अच्छा सॉरी λ1 बाई λ2, ठीक है। λ1 बाई λ2 हमने स्टार्टिंग में निकाला था, कितना था, एक का है टाउ, एक का है 2 टाउ, ठीक है। तो किसका टाउ है, इसका टाउ, λ1 का टाउ है, ठीक है। तो 1/टाउ का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1/2 टाउ। समझ रहे हो, मीन लाइफ दिया है, उससे हम लैम्बडा कैसे निकालते हैं, मीन जो होता है ना 1 बाई लैम्बडा होता है, तो हमने वो लिखा इंटू n1 बाई n2, n1 बाई n2 वैल्यू क्या है 1/2 इंटू ई रेस टू माइनस λ1 है 1 बाई टाउ, है कि नहीं, λ1 कितना है 1 बाई टाउ इंटू टाइम कितना है 2 टाउ, टाइम दिया है 2 टाउ में, अपॉन ई रेस टू माइनस 1/2 टाउ इंटू 2 टाउ। बस अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से टाउ स्क्वायर से टाउ स्क्वायर कैंसिल, ये 1/2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, 4/2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको रफ कर दूँ, कितना आ रहा है पता है, R1 बाई R2 वैल्यू आ रही है, ये इधर बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। तो 4 देखो 4 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 2 इंटू ई रेस टू, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है ई रेस टू -2 और -1 वाला प्लस आ जाएगा तो +1। तो R1 बाई R2 वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू ई रेस टू -1, मतलब आ रहा है 2 बाई ई। अब बोला क्या क्वेश्चन कि n बाई ई है, तो n की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप सो आज के क्वेश्चंस आपको समझ पड़े होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए